सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज जिस तरीके से मालदीव्स पर आग उगल रहे हैं, उसको देखकर आपको लगता होगा कि उस छोटे से पड़ोसी देश की अब खैर नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप मुगालते में जी रहे हैं। उसका कारण यह है दोस्तों कि मालदीव्स को लेकर दो कहावतें एकदम सटीक बैठती है। पहली ये कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और दूसरा ये कि सीधी उंगली से घी कभी नहीं निकलता। ये कहावतें इसलिए याद आती है दोस्तों कि पिछले दिनों जब पूरा भारत मालदीव से अपनी नाराज़गी जता रहा था, उस दिन के सुबह के अखबार मालदीव्स के अगर आपने देखे हों तो आपको लगेगा कि मालदीव्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। उस दिन के जो दो प्रॉपर अखबार हैं मालदीव्स में, उनमें भारत का कोई जिक्र नहीं था। वहाँ पर सिर्फ दो कहानियाँ थी। पहली कहानी ये बता रही थी कि कैसे उनके राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू चाइना जाने वाले हैं, और दूसरी कहानी ये कह रही थी कि उनके यहाँ सैलानी यानी टूरिस्ट का आगमन पिछले साल यानी 2023 में उम्मीद से भी 80,000 ज़्यादा रहा है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत में तो बरपा था हंगामा और मालदीव्स में पसरा था सन्नाटा। क्या मालदीव्स को वाकई भारत की फिक्र नहीं? क्या उस देश को भारत की नाराज़गी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या यह सिर्फ दिखावा है? क्या मालदीव्स अंदर ही अंदर डरा हुआ है और बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ऑल इज़ वेल? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीपन शर्मा। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मालदीव्स को हमारी नाराज़गी से, हमारे उनके टूरिज़्म के बॉयकॉट की डिमांड से क्या फ़र्क पड़ता है, और अगर पड़ता भी है तो कितना, और क्यों वो चाइना की गोद में जाकर बैठने को तैयार है। दोस्तों, ये चर्चा हम 3 बिंदुओं को ध्यान में रख के करेंगे। पहला है मालदीव्स का इतिहास भारत के परिप्रेक्ष्य में, दूसरा उनका टूरिज़्म, और तीसरा उनकी फाइनेंस, यानी वो तोता जिसमें उसकी जान बसी है और वो तोता चीन की गोद में बैठने को क्यों तैयार बैठा है। दोस्तों, अगर आपने लेटेस्ट आंकड़े अगर देखे हों तो आपको पता लगा होगा कि मालदीव्स में करीब करीब हर साल 2 मिलियन टूरिस्ट जाते हैं। इनमें से भारत के टूरिस्ट की संख्या करीब करीब 2,10,000 है, यानी कि मालदीव जाने वाले टोटल टूरिस्ट का 12%। और इतने ही टूरिस्ट मालदीव जाते हैं रशिया से, यानी वही 2,10,000। इसके बाद चीन के टूरिस्ट की संख्या है 1 लाख करीब करीब 90,000, और उसके बाद आते हैं ब्रिटेन, जर्मनी और इटली। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर ये 2,10,000 टूरिस्ट मालदीव जाना छोड़ देंगे तो मालदीव्स की सेहत पर कोई असर पड़ेगा? इस सवाल का जवाब आप लेटेस्ट डेवलपमेंट से समझ सकते हैं। जब भारत में हंगामा मचा हुआ था मालदीव्स को लेकर, और आपको मालूम ही है कि वो हंगामा क्यों मचा। भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के दौरे पर गए। उस दौरे के दौरान उन्होंने ट्विटर पर कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डाले। उन फोटोज़ और वीडियोज़ में उन्होंने दिखाया कि वो कैसे लक्षद्वीप के जो बेहद खूबसूरत सीरीन बीचेज़ हैं उन पे आराम कर रहे हैं और स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं। उन वीडियोज़ को देखने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ यूज़र्स ने कहा कि ये भारत के प्रधानमंत्री का दौरा ये मालदीव को सबक सिखाने के लिए है, और इसके जवाब में मालदीव के कुछ मंत्रियों ने सिविलिटी और सभ्यता की सब सीमाएं पार कर दी। उन्होंने ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अपशब्द कहे, बल्कि भारतीयों को भी मानजनक शब्दों द्वारा संबोधित किया। लेकिन क्या आपको लगता है कि मालदीव्स के राष्ट्रपति को इससे कोई फर्क पड़ा? दोस्तों, ये हंगामा जब सोशल मीडिया और अखबारों में और टेलीविज़न चैनल्स पर बरस रहा था, मोहम्मद मुइज़्ज़ी जो अभी अभी राष्ट्रपति चुने गए, वो चीन की यात्रा पर रवाना हो गए। और चीन की यात्रा के दौरान उन्होंने वहाँ की सरकार और टूरिस्ट से ये गुहार लगाई कि आप मेरे देश आएँ और मेरे देश के टूरिज़्म को बढ़ावा दें। उन्होंने भारत के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा। इससे आप समझ सकते हैं कि मालदीव्स अब चाहता क्या है और उसका इरादा क्या है। टूरिज़्म को लेके मालदीव्स के कान पर भारत के शोर की जूं शायद इसलिए नहीं रेंग रही है क्योंकि मालदीव्स में जो टूरिज़्म है उसमें जो भारतीय कंट्रीब्यूशन है वो लगातार कम होता जा रहा है। किसी ज़माने में मालदीव्स में भारत के टूरिस्ट का कंट्रीब्यूशन करीब करीब 20% हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मालदीव्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, जैसे जैसे और सैलानी वहाँ आने लगे हैं, ये प्रतिशत 12 हो गया है। तो भारत में जो ये शोर मच रहा है कि मालदीव्स मत जाइए, मालदीव्स के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को बॉयकॉट करिए,
मुझे नहीं लगता कि उससे मालदीव्स को ज़्यादा फर्क पड़ेगा। मालदीव्स के कॉन्फिडेंस का कारण ये भी है दोस्तों कि वहाँ 2025 में एक नया एयरपोर्ट खुलने वाला है, और उस एयरपोर्ट के खुलने के बाद मालदीव्स को लगता है कि उसके टूरिज्म अराइवल में कम से कम 2 गुना वृद्धि होगी, और इससे जो भारत से जो टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं उसके नुकसान की भरपाई हो सकती है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि मालदीव्स को किसी भी तरीके से सबक नहीं सिखाया जा सकता? ऐसा बिल्कुल नहीं। और इस चर्चा को समझने के लिए हमें 2 चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा। पहला है मालदीव्स का इतिहास, और दूसरा है मालदीव्स की आर्थिक स्थिति और उस पर कर्जा, और उस कर्जे का भविष्य 2025-26 में क्या होने वाला है। दोस्तों, जैसे आपको मालूम होगा, मालदीव्स पर करीब करीब 30 साल तक मोहम्मद अब्दुल गयूम ने शासन किया, और मोहम्मद अब्दुल गयूम भारत के पक्षधर हुआ करते थे, यानी कि वो प्रो इंडिया लीडर थे। 2013 में मालदीव्स के राष्ट्रपति बने अब्दुल्ला यामीन, और यही सारी मुसीबत की जड़ है। राष्ट्रपति बनने के बाद ये न सिर्फ चीन की गोद में जाकर बैठ गए, बल्कि इन्होंने मालदीव्स की डेमोक्रेसी और उसकी जुडिशरी पर घातक हमले किए, जिसकी सज़ा आज मालदीव्स और भारत दोनों भुगत रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने चाइना से करीब करीब $1 बिलियन का कर्जा लिया, और उनके साथ जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था उस पर दस्तखत किए, और मालदीव्स ने अपना पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी चाइना के साथ साइन किया। तो पहली बार मालदीव्स का इंडिया से दूर जाना और चाइना की तरफ जाने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो हुआ यामीन के राज में। इसके अलावा दोस्तों, मालदीव्स में एक परसेप्शन और बनता जा रहा था। परसेप्शन ये था कि यामीन की पॉलिसीज़ के कारण मालदीव्स का इस्लामाइजेशन हो रहा है, और वहाँ पे ISIS और कुछ आतंकी संगठन जड़े जमा रहे हैं। इन सब बातों से नाराज़ होकर 2018 में मालदीव्स की जनता ने यामीन को राष्ट्रपति चुनाव हरवा दिया। 2018 में सत्ता में आए राष्ट्रपति सोली, और सोली ने सत्ता में वापस आते ही मालदीव्स की जो पुरानी पॉलिसी थी, जो प्रो इंडिया पॉलिसी थी, उसको वापस लागू किया, और उन्होंने चाइना से दूरी बनानी शुरू कर ली। इसी दौरान उन्होंने भारत से भी कई तरह के फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को साइन किया। भारत ने इन अच्छे संबंधों के कारण कोविड के दौरान मालदीव्स को करीब करीब $250 मिलियन की सहायता दी। लेकिन दोस्तों, 2023 जाते जाते ये स्थिति पूरी तरीके से बदल गई। इसका कारण ये रहा कि सोली अनएक्सपेक्टेड रूप से चुनाव हार गए। लेकिन समस्या ये हुई दोस्तों कि सोली के सामने जिन्होंने चुनाव लड़ा, मोहम्मद मुइज़ी, उन्होंने प्रॉपर एंटी इंडिया प्लैंक पे चुनाव लड़ा। वो ये कहते थे कि हम नहीं चाहते कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, उसकी टूरिज्म और फॉरेन पॉलिसी भारत पर निर्भर रहे। उनके कैंपेन के दौरान उन्होंने चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को ये भी आश्वासन दिया कि मेरे आने के बाद मालदीव्स और चाइना के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से मजबूत होंगे। अब दोस्तों, ये तो पता नहीं कि मालदीव्स की जनता ने उनके इस एंटी इंडिया और प्रो चाइना स्टैंड पे उनको कितना वोट दिया, लेकिन अपनी जीत के बाद मुइज़ी ने एंटी चाइना स्टैंड को अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी का आधार स्तंभ बना लिया है। इसके साथ साथ ही मुइज़ी ने जो इलेक्शन के दौरान 2 डिमांड उठाई थी कि भारत अपनी सैन्य प्रेजेंस को मालदीव से ख़त्म करे, उसको उन्होंने सीरियसली लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, भारत के करीब 75 ट्रूप्स आज की तारीख में मालदीव्स में हैं, और ये ट्रूप्स मूलतः इसलिए हैं कि भारत के वहाँ 2 हेलीकॉप्टर और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है जो इमरजेंसी में मालदीव्स की जनता को मदद करता है मालेशिया एक किसी और जगह से दूसरी जगह जाने में। और ये ट्रूप्स ज़्यादातर इन हेलीकॉप्टर्स और इन एयरक्राफ्ट को चलाने का काम करते हैं। लेकिन इस छोटी सी प्रेजेंस, इन 75 लोगों को मुइज़ी ने एक इलेक्शन इशू बना लिया, और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस मांग को और जोर शोर से उठाया। तो दोस्तों, ये तो है आज की तारीख में मालदीव्स की पॉलिटिकल सिचुएशन और वहाँ के राष्ट्रपति की मजबूरियाँ और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। दोस्तों, ऐसा है कि यामीन ने जब चाइना से कर्जा लेना शुरू किया
तो करीब करीब $1 बिलियन का कर्जा ले चुके थे और उसके बाद ये कर्जा थोड़ा थोड़ा और बढ़ता रहा। आज की तारीख में भारत और चीन का कर्जा मालदीव पर बिल्कुल बराबर है, लेकिन जो चीन का जो कर्जा है जो मालदीव को चुकाना है उसकी तारीख 2025-26 में आने वाली है। इसका मतलब यह है कि मालदीव्स को जो डेट है उसको सर्विस करना है 2025-26 में चाइना का। लेकिन मालदीव्स की मुसीबत यह है दोस्तों कि मालदीव्स का जो कर्जा है वो उसकी जो जीडीपी है उसका करीब करीब 115 से 118% है। यानी मालदीव्स की इकोनॉमी जो प्रोड्यूस करती है उससे भी ज़्यादा उसका कर्जा है और यह कोई अच्छी बात नहीं है। अगर मालदीव्स की इकोनॉमी तेज़ी से नहीं बढ़ती है, उसकी गति और नहीं बढ़ती है, तो मालदीव्स के लिए कर्जा चुकाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और वो डिफ़ॉल्ट करने की स्थिति में आ सकता है। शायद यही कारण है कि वहाँ के राष्ट्रपति अब चीन की गोद में वापस जाकर बैठना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उसे चाइना से और कर्जा मिल जाएगा और जो ये डेट ड्यू है 2025-26 में, इसको चीन शायद और आगे बढ़ा दे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, तो मालदीव्स का भी वही हश्र हो सकता है जो कुछ समय पहले श्रीलंका का हुआ था। आपको ध्यान है, श्रीलंका अपने डेट को सर्विस नहीं कर पाया था, वो पेमेंट्स पे डिफ़ॉल्ट कर गया था और उसके बाद उसकी इकोनॉमी की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी। मालदीव्स को भी कुछ इसी तरीके का डर सता रहा है। भारत इस स्थिति में ये कर सकता है कि मालदीव्स टूरिज्म पे बैन लगने की डिमांड से तो जल्दी से मानेगा नहीं, क्योंकि वो कोशिश करेगा कि और देशों से और टूरिस्ट आएँ और उसकी इकोनॉमी उसी तरीके से आगे बढ़ती रहे। भारत के पास ऑप्शंस ये हैं कि वो टूरिज्म पे बैन की डिमांड तो जारी रखेगी, उसके अलावा जो वो मदद करता है मालदीव्स की फाइनेंशियल, जो ग्रांट्स देता है, जो एड्स देता है, जो क्रेडिट लाइन देता है, उसको भी धीरे धीरे विड्रॉ करे। इसके अलावा वो मालदीव्स पे कुछ इस तरीके के सैंक्शंस लगाए जिससे मालदीव्स की अर्थव्यवस्था और संकट में आ जाए। मालदीव्स की अर्थव्यवस्था संकट में इसलिए भी आ सकती है दोस्तों कि मालदीव्स के जो इंपोर्ट्स हैं वो उनके एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा है और उनका जो डेफिसिट है बाहर से सामान मंगाने का और बाहर भेजने का, वो इतना है कि अगर उनके इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, उसकी लागत बढ़ जाती है, तो उनकी अर्थव्यवस्था बहुत संकट में आ सकती है और इस बात का फ़ायदा भारत सैंक्शंस लगाकर उठा सकता है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि भविष्य में मालदीव्स चीन को निमंत्रण दे सकता है कि आप मेरे यहाँ पे आकर एक मिलिट्री बेस बनाएं, और अगर मिलिट्री बेस मालदीव्स के अंदर चाइना का बन जाता है तो उसके बड़े दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान वैसे ही तैयार बैठा है मालदीव्स और चाइना की इंडियन ओशन में मदद करने की। चाइना की प्रेजेंस अगर इंडियन ओशन में मजबूत होती है तो उससे चाइना को दो और फायदे होंगे। एक तो उसको ऑयल इंपोर्ट करना जो गल्फ कंट्रीज है उससे आसान हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा चाइना को ये होगा कि भारत का जो ट्रेड रूट है, जो भारत का ट्रेड अफ्रीका से होता है, वो चाइना और पाकिस्तान और जो मालदीव्स की जो जुगलबंदी है इसके कारण थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, एक बड़ी आशंका और भी है जिससे पूरे एशिया को डर लगता है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, मालदीव्स का धीरे धीरे इस्लामाइजेशन हो रहा है और यामीन के ज़माने से ही वहाँ ऐसा कहते हैं कि आईएसआईएस और कुछ आतंकी संगठनों ने पैर जमा लिया और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर मालदीव्स की इकोनॉमी सफ़र होती है, वो अगर अपने लोन्स पे डिफ़ॉल्ट करता है, वहाँ की डेमोक्रेसी पे असर पड़ता है, तो वहाँ पे जो ये इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की प्रोसेस है ये और आगे बढ़ सकती है और मालदीव्स टेरर संगठनों के लिए एक छोटा और ख़तरनाक बेस बन सकता है। इस कारण भी भारत को प्रोएक्टिव होकर मालदीव्स की पॉलिटिक्स और उसकी फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे कि वो एक टेररिज्म का एक बेस ना बने, उसकी अर्थव्यवस्था भी ठीक रहे और इन सब के होते हुए भारत को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचा सके। अब ये भारत क्या सिर्फ टूरिज्म के बॉयकॉट की डिमांड से ही कर सकता है? ये सोचना भारत के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का काम है। तो दोस्तों, ये थी भारत, चीन
और मालदीव्स के बीच में जो जियोपॉलिटिक्स हो रही है, जो मालदीव्स में खेल चल रहा है, और टूरिज़्म और इकोनॉमी को लेकर उसमें क्या किया जा सकता है, उस पर एक छोटी सी चर्चा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो आपके और मेरे चैनल i24 को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।